हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2017-18 से पहले चुनावों में जो भी चंदा लिया जाता था वो कैश में लिया जाता था और कैश में दिया जाता था। इससे क्या होता था, बहुत भारी मात्रा में करप्शन होता था और बड़ा ब्लैक मनी जो है वो इस्तेमाल होता था। आपने सुना होगा उस समय इलेक्शन कमीशन छापे मारता था तो कहीं कार के अंदर बोरों भर के कैश मिल रहा है, कहीं घरों से मिल रहा है खूब सारा कैश। तो इस ब्लैक मनी को, इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए बीजेपी सरकार 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पॉलिसी लेके आई। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या था कि अगर किसी पार्टी को कोई चंदा देना है तो वो डायरेक्ट कैश में नहीं देगा, वो बैंक में जाएगा। और ये पावर दी गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, जैसे सपोज किसी बिजनेसमैन को बीजेपी को 10 करोड़ का चंदा देना है तो वो 10 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करेगी और वो जो भी पार्टी है जाके वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले लेगी 10 करोड़ के। तो इस तरह का सिस्टम एक शुरू किया गया था। ठीक है, उस समय किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, लेकिन 2019 से देखा गया कि धीरे धीरे बीजेपी के पार्टी फंड में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे 5,000 करोड़ रुपए तक की सीमा तक पहुंच गए। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ना, 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं, जबकि बाकी पार्टीज़ को बहुत थोड़े थोड़े मिले हैं। अब इस बात से ये शक पैदा होने लगा कि क्या बात है, बीजेपी को ही इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों मिल रहे हैं, बाकी पार्टीज़ को क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इससे ये आदमी के दिमाग में ये शक आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को खरीद के दे रहे हैं वो लोग बीजेपी से कोई जायज़ या नाजायज़ अपना काम करवा रहे हैं। आखिर कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बीजेपी को इतना चंदा क्यों देगा? भाई कोई उसको फेवर चाहिए तभी तो देगा, ऐसे ही तो कोई फ्री में देता नहीं है। या तो उसको अपने कोई गलत काम है, उसने कोई गड़बड़ की है, घोटाला किया, करप्शन किया है, जैसे कि उसके ऊपर ईडी की या सीबीआई की रेड ना पड़े, इसके लिए वो बीजेपी को पैसा देगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में। या फिर उसको कोई जायज़ नाजायज़ पॉलिसी अपने बिजनेस के फेवर में बनवानी है, चाहे वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला कौन है, जनता के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी, कुछ नहीं। तो इस तरह का ये सिलसिला चल रहा था। बीजेपी की किट्टी जो थी वो भरती चली जा रही थी पैसों से। इस बात को लेकर कुछ लोग अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये मुकदमा लेके कि भाई ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो करप्शन है बिल्कुल, इसमें तो को पैसा कहाँ से आदमी लेके आ रहा है वो भी नहीं, क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बताने की ज़रूरत है। कहीं से भी पैसा लेके आओ और बस जिस पार्टी को आप चाहते हो, जिस पार्टी से आपको अपना काम करवाना है, उस पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लो है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उस पार्टी को दे दिए जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, और जनता को पता नहीं चलेगा। तो ये मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्तों तक इस पर, बड़ी 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और कई हफ्तों तक इस पर क्या कहते हैं जिरह बहस हुई। सरकार ने अपना पक्ष रखा, ऑपोजिशन जो पार्टी थी उसने अपना पक्ष रखा और बाद में सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची कि ये जो है बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जनता के राइट टू इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है। बोले जनता को इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो जिस पार्टी को वोट कर रहा है, बीजेपी को, कांग्रेस को, उसके पास जो पैसा आया वो आया कहाँ से, जो चंदा आया वो आया कहाँ से है, किस बिजनेसमैन से, किस बिजनेस हाउस से उसको इतना चंदा मिला है और क्यों मिल रहा है। भाई जब वो पता चलेगा उसको ये फला बिजनेसमैन ने इतना चंदा दिया है तो उसको पता भी चलेगा ना कि किसके फेवर में पार्टी काम कर रही है। तो अपना डिसीजन, वो ठीक डिसीजन ले पाएगा कि मैं किस पार्टी को वोट करूं। तो ये पूरे जो इलेक्शन का सिस्टम था उसके ऊपर एक काले धब्बे की तरह थे, ये बनते जा रहे थे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि आज के बाद कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं करेगा और ये पूरा सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया। और उसके साथ साथ एसबीआई को ये आदेश दिए कि आप 2 हफ्ते के अंदर क्या कहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डालेंगे कि 2019 से कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने किस किस पार्टी को इशू किए हैं और किस किस आदमी ने, किस किस बिजनेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं पैसा जमा करके खरीदे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डालिए जिससे कि जनता को पता चल सके, क्योंकि ये जनता का अधिकार है, क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेसी में। हाँ, और ये संविधान के अंतर्गत जनता को अधिकार है कि कौन सी पार्टी को कौन से बिजनेसमैन ने कितना चंदा दिया है। अच्छा, 2 हफ्ते, अब हुआ क्या,
अब देखिए, अब जो सबसे हैरानी की बात थी, लोग समझ रहे थे एसबीआई ये इन्फॉर्मेशन डाल देगी, क्योंकि एसबीआई को क्या प्रॉब्लम है ये इन्फॉर्मेशन डालने से। एसबीआई जाके सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के बाद बोलती है कि क्या कहते हैं, हम तो ये नहीं डाल सकते चंदे की इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते में, हमें तो 30 जून तक का वक्त चाहिए। 30 जून यानी कि जब तक इलेक्शन होके ख़त्म हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन डाल पाएंगे, हमें 4 महीने का टाइम चाहिए। एसबीआई जो है बिल्कुल झूठ बोल रही है। सभी एक्सपर्ट्स ने, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एडवाइजर्स, रिटायर्ड जजेस, सब ने आके मीडिया में वक्तव्य दिया है कि बिल्कुल झूठ बोल रही है एसबीआई। सारी इंफॉर्मेशन डिजिटाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, आजकल सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं। एक बटन दबाने की एसबीआई को ज़रूरत है और हफ्तों तो क्या, घंटों के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी एक क्लिक के साथ, और वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकती है। लेकिन एसबीआई ने ये जिंदा झूठ सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला। क्यों बोला? एसबीआई को इससे क्या फ़ायदा, ये नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं। उसके पास एक इंफॉर्मेशन है, वो जनता को उसको बतानी है, बस। उसको बताने से तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एसबीआई ने ये झूठ क्यों बोला कि हमें 4 महीने का वक्त चाहिए? 4 महीने का आज के डिजिटल युग में जो सब कुछ मोदी डिजिटल करवा रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 4 महीने का वक्त चाहिए। तो ये झूठ एसबीआई का जो है, तो किसके दबाव में आके एसबीआई बोल रही है? किसका प्रेशर है? कौन है जो एसबीआई से नहीं चाहता कि एसबीआई जो है ये इंफॉर्मेशन डाले? अब आप समझ सकते हैं किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा चंदा आया है, किस पार्टी का इस बात में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कि अगर ये इंफॉर्मेशन आ गई जनता के सामने, तो जनता को पता चल जाएगा कि भाई बीजेपी को किस बिजनेसमैन ने कितना मोटा चंदा दिया है, कितना पैसा दिया है। तो जो हम इतने 10 सालों से हम ईमानदार हैं, जो हम ऑपोजिशन पार्टी पे ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड करवाते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि सारे चोर जो हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ में, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, ईमानदार हैं। ये सारी ये हमारा जो सारा जो हमने झूठ फैलाया हुआ है, ये जनता के सामने आ जाएगा और हम तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। जनता बोलेगी अरे ये है चौकीदार, ये चौकीदार तो सबसे ज़्यादा चोरी कर रहा था, इसका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आड़ में सबसे ज़्यादा चोरी तो इसने की है। इस डर से या इस शर्म से एसबीआई के ऊपर सरकार का लगता है प्रेशर है, वरना एसबीआई का झूठ बोलने का कहीं से कहीं कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं लोकेश बत्रा, जिनकी वजह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का में जो धांधलेबाजी है, ये पूरा मुद्दा उभर के सामने आया था। उन्होंने बताया है मीडिया में आके कि इससे पहले एसबीआई घंटों के अंदर ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे चुकी है। कई बार गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा एसबीआई से मांगा है और एसबीआई ये डेटा गवर्नमेंट को मिनटों में, घंटों में दे चुकी है। इसलिए ये एसबीआई का कहना कि 4 महीने का वक्त चाहिए सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है एसबीआई। कैन यू इमेजिन? एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर वो गवर्नमेंट के प्रेशर में है, वो गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो क्या ये इमरजेंसी नहीं है? ये इमरजेंसी की शुरुआत नहीं होगी? यही तो हुआ था इमरजेंसी में, जो सारे इंस्टीट्यूशंस थे, एसबीआई, बैंक्स हैं हमारे क्या कहते हैं, मीडिया है हमारा, और ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सब जो थे, सब पे इंदिरा गांधी ने अपना क्या कहते हैं कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पे भी गवर्नमेंट का कब्जा था, और सुप्रीम कोर्ट भी वही निर्णय दे रही थी जो क्या कहते हैं उस समय की कांग्रेस सरकार चाहती थी। यही डार्क एज, जिसको हम काला युग कहते हैं, वो यही तो था इमरजेंसी में। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा पावरफुल सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक अगर बकल डाउन कर गया प्रेशर के अंदर, उसके ऊपर सरकार ने अपना क्या कहते हैं प्रेशर डाल के झूठ बुलवा लिया, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ बचती है? फिर तो कोई डेमोक्रेसी नहीं रही। और एक ये दूसरे अंधकार युद्ध की शुरुआत है, समझ लीजिए। जो उस समय फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्रेटरी थे, क्या फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, वो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि सब कुछ डिजिटाइज्ड है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है ये इन्फॉर्मेशन। एसबीआई ये बहाना बना ही नहीं सकती कि हमें इन्फॉर्मेशन ये बहाना बना ही नहीं सकती कि हमें 4 महीने का वक्त चाहिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन तो एसबीआई आज अभी मिनटों में दे सकती है, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सकती है। अब इस मामले इसको लेके फिर एसोसिएट एक वो है संस्था है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, कौन सी संस्था है वो,
एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है, ये अब सुप्रीम कोर्ट में गया है और इन्होंने एसबीआई के खिलाफ याचिका डाली है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि एसबीआई ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी और जाके झूठ बोला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलना किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की कोई छोटा इशू नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर ये प्रूव हो गया कोर्ट में कि एसबीआई ने झूठ बोला है तो इसके एसबीआई के लिए इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और दूसरा, ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट से याचिका डाल के कहा गया है कि आप एसबीआई को इंस्ट्रक्शन दें कि 4 महीने नहीं 4 घंटों में ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब इस मामले की सुनवाई 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।